अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़रहाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS स्टडी। आज हमारा CSS PMS की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसका तीसरा लेक्चर होगा और आज हम डिस्कस करेंगे मैकियावेली, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ मैकियावेली। अगर द फादर ऑफ इवल्स कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैकियावेली ने दुनिया के अंदर एक ऐसी डिफरेंट फिलॉसफी दी जिसकी बेस पे आज पूरी दुनिया उसी की फिलॉसफी को फॉलो कर रही है, उसी के प्रिंसिपल के तहत अपनी पाकिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, फ्रांस को देखें, इंग्लैंड को देखें, यूके को, दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री को देखें, तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, पूरी दुनिया की जो स्टेट्स हैं, उसका सिस्टम जो चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली कहता है कि अगर आपको अपनी स्टेट को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, आपको लोगों को कत्ल करना पड़े, आपको जुल्म करना पड़े, आपको टारगेट किलिंग करनी पड़े, आपको लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना पड़े, कानून को ब्रेक करना पड़े, अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अपनी मोरालिटी को, दीन पे, मजहब पे, किसी पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो आप कर सकते हैं। आज का लेक्चर है मैकियावेली द फादर ऑफ इवल्स। आज का लेक्चर थोड़ा सा में भी लेंथी हो जाए, सो प्लीज लेक्चर को पूरा सुनिएगा, एंड तक आपको बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। निकोलो मैकियावेली पैदा होता है 1469 में फ्लोरेंस के अंदर। यहाँ ये छोटा सा एक स्टेट है फ्लोरेंस, इटली की एक रियासत है फ्लोरेंस के नाम से, और इसकी जो डिफरेंट और भी रियासतें हैं, जैसा कि एक फ्लोरेंस इनमें से, एक मिलान है, वेनिस है, और इसके अलावा एक नेबल्स है, और लास्ट पे ये है स्टेट। ये तब की बात है जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक यूरोप के अंदर एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान थे। मैकियावेली की जो पैदाइश है, उसका जो जन्म है, वो होता है 1469 में। ही वॉज इटालियन हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट एंड राइटर बेस्ड ऑन द फ्लोरेंस ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड। जब यूरोप के अंदर रेनेसांस पीरियड चल रहा था, तब मैकियावेली की पैदाइश होती है। अगर थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात है जब यूरोप के अंदर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थी वो अपनी पीक पे थी। जो चर्च के जो प्रीचर्स हैं, वो उनकी जो हिपोक्रेसी है वो पीक पे थी। फ्लोरेंस इज वन ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ इटली एंड अदर्स वर नेपल्स, मिलान, वेनिस एंड स्टेट कंट्रोल्ड बाय द पोप। जो कि वहाँ के दीनी जो मजहबी ठेकेदार थे, उनकी तरफ से फ्लोरेंस कंट्रोल किया जा रहा था, और जो स्पेशली इटली है वो मेन हब थी एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की। टिल 1494 तक फ्लोरेंस के अंदर जो रूल कर रहा था वो था मेडिसी फैमिली, जिसने रूल किया 1494 तक, और उसके बाद बिग पावर्स की एंट्री हुई, लाइक ब्रिटेन की, फ्रांस की, स्पेन की, जर्मनी की। इन्होंने इटली के पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर किया, तो जो इटली है, रोम, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो बिखर के रह गई। फ्रांस इन्वेडेड इटली इन 1494 एंड द मेडिसी लॉस हिज पावर। जब फ्रांस ने इंटर किया, फ्रांस ने अटैक किया इटली के ऊपर, तो फ्लोरेंस के अंदर जो मेडिसी फैमिली का जो रूल था उसका खात्मा कर दिया। और इनकी जो सबसे बड़ी रीजन थी, ये 4-5 मैंने निकाली हैं कि जो सबसे बड़ी रीजन है, सबसे पहले कि वहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस क्योस इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक दूसरे के लोग गला काट रहे थे रिलीजन के नाम से। और उनके हर एक जो प्रीचर था, जो रूलर थे, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, वेस्टर्न इंटरेस्ट को
परसू कर रहे थे। जब एक कंट्री के अंदर सारी रियासतें, इटली के अंदर ये मिलान भी हो गया, वेनिस भी हो गया, फ्लोरेंस भी हो गया, स्टेट्स, नेपल्स, ये सारी ताकतें, सारी स्टेट्स आपस में लड़ रही थी, अपने आप को इतना वीक कर लिया उन्होंने लड़ लड़ के, तो ऑब्वियसली बाहर वालों को, फिर नेबरिंग जो स्टेट्स होती हैं उनको मौका मिलता है कि उसके ऊपर वो झपटें और उसके निज़ाम को तहस नहस कर दें पकड़ के। सो यही हुआ इटली के साथ। जब सारी रियासतें आपस में लड़ रही थी तो फ्रांस ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और जो वहाँ की जो मेडिसी फैमिली थी उसके रूल को ख़त्म कर दिया। उसके बाद इटली के अंदर रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी और वहाँ जो राइटर है मैकियावेली की एंट्री होती है, मैकियावेली को एज अ सेकंड चांसलर, देन सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल ऑफ 10। ये 10 लोगों का एक ग्रुप था जो कि जिसके जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वॉर की और इंटीरियर अफेयर्स की। जो इटली की जो इंटीरियर अफेयर्स हैं वो इनके ज़िम्मे थी, और इसके अलावा जो वॉर का जो ऑर्डर देना था वो यही ग्रुप ने देना था कि एक कंट्री के साथ कब उसने जंग करनी है, कब नहीं करनी, एक पॉलिसी कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी। सो ये जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई तो मैकियावेली जो है उसको उनकी सिविल सर्विस में सर्व करने का मौका मिला। ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक उसने इसके अंदर सर्व किया, डिफरेंट कंट्रीज की उसने विजिट किए, और इसके अलावा उसने बहुत उसको एक्सपीरियंस था कि एक एक कंट्री की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरह चलती है, कंट्रीज आपस में किस तरह रिलेशन कायम करते हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज को कैसे सराहते हैं, कैसे एक कंट्री की पॉलिसीज बनाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो चुका था, जिसकी वजह से उसको एक उसका बहुत बड़ा नाम था निकोलो मैकियावेली का। आगे ही वर्क एज अ डिप्लोमेट, जैसे हमने बात की कि 14 साल तक उसने सिविल सर्विस के अंदर उसने रिपब्लिकन गवर्नमेंट के साथ सर्व किया और क्लोजर एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है मेडिसी फैमिली अगेन केम इनटू पावर इन 1512 with the help of Spain, and Machiavelli arrested and tortured by the Medici government. Again मेडिसी फैमिली ने रूल उसका कायम हुआ 1512 के अंदर दोबारा स्पेन की मदद से। उस वक्त स्पेन ने मेडिसी फैमिली की हेल्प की और दोबारा उसको रूल में लाए। अब जब दोबारा मेडिसी फैमिली की एंट्री होती है गवर्नमेंट के अंदर तो वो मैकियावेली को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो मेडिसी फैमिली का जो रूल ख़त्म हुआ था, फ्रांस ने ख़त्म किया था, उसमें कहीं ना कहीं जो मैकियावेली है उसने हेल्प की थी उनकी, कि इनके रूल को ख़त्म करने में इनकी हेल्प की थी। इसलिए उन्होंने आते ही सबसे पहले मैकियावेली को अरेस्ट किया और उसके बाद उसको टॉर्चर किया और 1 मंथ के बाद उसको छोड़ दिया, ये कहकर कि आइंदा वो दोबारा पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। सो व्हेन ही वाज रिलीज्ड अ मंथ लेटर ही डिसाइडेड टू राइट अ बुक नेम्ड द प्रिंस उसने 1513 के अंदर लिखी, और उसके बाद उसने लिखी अपनी बुक द डिस्कोर्स। नंबर 1 द प्रिंस एंड सेकंड डिस्कोर्स। ये उसकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं, और जो प्रिंस है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। द प्रिंस डील विथ मोनार्कीज एंड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। जो डिफरेंट मोनार्कीज हैं उसको और उसकी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को उसके साथ डिस्कस करती है द बुक प्रिंस। अब हम बात करते हैं मैकियावेली की फिलॉसफी की। उसकी जो फिलॉसफी है उसकी बेस किन चीज़ों के ऊपर थी, उसकी फिलॉसफी किन चीज़ों के ऊपर खड़ी थी और किस लिए खड़ी थी। सबसे पहले उसने कॉन्सेप्ट दिया रियलिज्म का, द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म, द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। सेकंड है हाउ टू गेन एंड मेंटेन पावर एंड थ्रू स्टेट डिप्लोमेसी, कि एक जो सबसे पहले इंसान की नेचर को रियलाइज किया जाए कि इंसान की नेचर है कैसी। उसने ये डिस्कस किया अपनी द प्रिंस बुक के अंदर।
रियलाइजेशन ऑफ नेचर, कि सबसे पहले इंसान की नेचर को रियलाइज करें, चेक करें इंसान की नेचर कैसी है। सेकंड पे उसने कहा कि स्टेट डिप्लोमेसी के थ्रू अपनी उसने किस तरह एक जो रियासत है उसने किस तरह अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना है और उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। लास्ट पे जो सबसे जिसकी वजह से उसने सारी फिलॉसफी की, सारी उसने कॉन्सेप्ट्स दिए, वो रीजन थी प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ये सारे का सारा उसने किया अपनी स्टेट को, एक स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए, एक स्टेट को बचाने के लिए। क्योंकि जो मैकियावेली है वो तब पैदा हुआ जब इटली के अंदर जो बैरूनी पावर्स हैं उनका भी अटैक था, और इसके अलावा पूरा जो उनकी जो 5 स्टेट्स हैं वो आपस में इस तरह लड़ रही थी कि एक दूसरे को इतना ज्यादा वीक कर दिया कि वो लोगों के कंट्रोल से बाहर चली गई, और वेस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर एक हमला कर दिया। सो मैकियावेली उसमें पैदा होता है, ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखता है और वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह अपनी स्टेट को ये सारे फितनों से आज़ाद किया जाए और अपनी एक अच्छी स्टेट बनाई जाए, उसको मेंटेन किया जाए। उसके लिए उसने अपनी फिलॉसफी दी, द फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म, हाउ टू गेन मेंटेन पावर थ्रू स्टेट डिप्लोमेसी, और लास्ट पे preservation of the state is the main objective of Machiavelli। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन का। मैकियावेली कहता है एनालाइज द ह्यूमन नेचर, इंसान की जो नेचर है उसको एनालाइज करें कि वो नेचर कैसी है, इंसान रहता कैसे है, इंसान सोचता कैसे है, इंसान करता क्या है, कैसे करता है। वो कहता है कि इंसान जो है वो सेल्फिश है, वो हाइपोक्रेटिक है, ब्रूटल है, वो कत्लो गारत करता है, वो जुल्म करता है, वो दोगला है इंसान। वो कहता है ये सब किताबी बातें हैं कि ऊपर ऊपर से बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई हैं, वो हम रोज़ा भी रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो कहता है ये सारा कुछ फजूल है। कहता है ये लोगों को धोखा देने के लिए ये लोग सारा कुछ करते हैं, ये सारा कुछ, लिहाजा इसका कोई फायदा नहीं है। सेकंड में अ मैन इज इगोइस्टिक एंड रैशनल है, इंसान जहां इंसान सेल्फिश है, हिपोक्रिटिक है, इगोइस्टिक है, उसके साथ साथ वो कहता है इंसान रैशनल भी है। वो इंसान अपनी अक्ल के जरिए अपना रूल भी मेंटेन करता है, ये सारी बुराइयां होने के बावजूद। मैन परसू हिज पर्सनल इंटरेस्ट, इंसान वो कहता है कि ये एक्सटर्नली प्रिटेंड करते हैं लोग कि ये फ्रॉडी होते हैं, ऊपर ऊपर से कि हम बहुत इबादत गुजार हैं, हम तहज्जुद गुजार हैं, हम इबादत करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी इबादतें उनके मुंह के ऊपर दे मारी जाएंगी जब एंड पे इनका फैसला किया जाएगा। मैन परसू हिज पर्सनल इंटरेस्ट, मैन इज अ acquire of property, fear of insecure future। कहता है कि इंसान को हमेशा अपनी फ्यूचर के बारे में वो इनसिक्योर होता है कि अगर उसके पास ये पावर ना रही, उसके पास ये कंट्रोल ना रहा तो क्या करेगा। टू सेव हिमसेल्फ अ मैन गेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम लीगल एंड इलीगल मीन्स। एक इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो अपना काम किया है, अपनी जो मैक्सिमम पावर वो बढ़ा रहा है उसके पीछे, चाहे वो लीगल मीन से उसको करनी पड़े, चाहे वो उसको इलीगल मीन से करनी पड़े। उसको कहता है कि इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान की नेचर में शामिल है कि इंसान इनसिक्योर है अपने फ्यूचर के बारे में, वो मैक्सिमम पावर गेन करना चाहता है इस दुनिया के अंदर रहने के लिए और दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए। अगर दुनिया को देखें तो दुनिया के अंदर आज यही सबसे बड़ा झगड़ा है कि कैसे अपनी पावर को मैक्सिमाइज किया जाए। दुनिया की बड़ी जो सुपर पावर्स हैं वो इसी प्रिंसिपल के तहत चल रही हैं कि अपने हर हाल में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपनी पावर को गेन करना है और दुनिया के ऊपर रूल करना है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, इट वॉज जस्ट गेन ऑफ पावर। आज इंडिया, यूएसए, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सारे के सारे इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं। हर कंट्री अपने
अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको परसू करना चाहती हैं, चाहे उसको इलीगल मीन से करना पड़े, चाहे उसको लीगल मीन से करना पड़े, चाहे उसको दुनिया के अंदर कतरों करनी पड़े। आज हर इंसान, आज हर जो कंट्री है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है। आगे नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्रिंस एडवाइसेस। अब जो मैकियावेली बुक लिखता है, उसके अंदर वो कुछ एडवाइसेस करता है अपने प्रिंस के लिए। अपना जो रियासत का एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो उसको प्रिंस कहता है। वो कहता है कि एक प्रिंस को हर वो काम करना चाहिए जिससे उसकी रियासत प्रिजर्व रह सके। अपनी रियासत को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए और उसकी पावर को मेंटेन रखने के लिए उसको जो भी चाहे करना पड़ता है वो करे, ताकि अपनी रियासत को महफूज करे। मैकियावेली जो है वो 4-5 ये थ्रेट्स बताता है कि एक जो स्टेट है उसको कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, और आपने किस तरह एक प्रिंस अपनी स्टेट को बचाने के लिए इन स्टेप्स के अगेंस्ट अपने कुछ स्टेप्स, प्रीपेयर्डनेस, अपनी जो तैयारी है वो करे ताकि अपनी रियासत को बचा सके। सबसे पहले वो कहता है फॉर्चून। फॉर्चून एक ऐसी चीज है जो नेचर की तरफ से है, नेचुरल हैजर्ड्स हो सकती हैं, वो एक स्टेट को खत्म कर सकती हैं या उसके जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो वन बाय वन हम इन सारी जो उसने थ्रेट्स बताए हैं एक स्टेट को, कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इनको वो उसका सलूशन बताता है कि किस तरह इन चीज़ों से आपने बचना है। सबसे पहले नंबर 1 पे है नेचुरल हैजर्ड्स। नेचुरल हैजर्ड्स वो कहता है कि ये इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लाइक फ्लड्स हैं, लाइक डेथ हो जाती है किसी जो जो रियासत का बादशाह होता है, रियासत का प्रिंस है, उसकी नेचुरल डेथ हो सकती है। तो उसके लिए वो कहता है बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज फॉर द हैजर्ड्स एंड द नेचुरल डेथ ऑफ द प्रिंस। हर वक्त तैयार रहें कि किसी भी वक्त कोई नेचुरल डेथ हो सकती है प्रिंस की, या नेचुरल जो हैजर्ड्स आ सकती हैं लाइक फ्लड्स आ सकते हैं। तो अपनी रियासत को बचाने के लिए इनके जो एडवांस स्टेप्स हैं वो पहले ही मैय्यज उनके ले कर रखें। सेकेंडली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन द स्टेट। कुछ स्टेट्स में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, आपको उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रिंस शुड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज। जब भी प्रिंस को कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिले तो प्रिंस को चाहिए कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करें, चाहे नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें, लेकिन वो होना अपनी स्टेट के लिए चाहिए। ये नहीं कि अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको परसू करने के लिए वो करे, वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा कुछ करेगा अपनी स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए। प्रिंस शुड बी फ्यूचर प्रिडिक्टेड। एक प्रिंस को अपनी फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए कि अगर उसके पास ये जो जिस तरह के भी हालात हैं, वो चाहे साजगार हैं, जिस तरह के भी हैं, उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करना चाहिए फ्यूचर के बारे में। कि अगर फ्यूचर के अंदर उसको किसी किस्म का सामना करना पड़ता है, किसी इशू का, किसी बड़ी कोई मुसीबत का, तो किस तरह उसने उस इशू के साथ, उस मुसीबत के साथ उसने डील करना है। सो इन सारी चीज़ों को प्रिंस को चाहिए कि इन सारी चीज़ों के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए ताकि उसकी जो स्टेट है वो प्रिजर्व हो सके। सेकंड पे प्रिंस कहते हैं रिलीजन या मोरालिटी। वो कहता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, सबसे पहले इसने दुनिया में मुतारफ करवाया कि रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलहदा करें। रिलीजन शुड सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। वो कहता है कि ये ऐसा थ्रेट है जो कि एक स्टेट को ख़त्म कर सकता है, एक स्टेट को तबाह बर्बाद कर सकता है, उसकी जो पावर है उसको ख़त्म कर सकता है। पीपल आर हिपोक्रेटिक, फिकल एंड ग्रीडी ऑफ गेन। उसने कहा कि दुनिया के जो लोग हैं, कंट्रीज हैं, वो फिकल हैं, हिपोक्रेटिक हैं, ग्रीडी हैं, ग्रीडी ऑफ गेन, पावर अक्वायर करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह। उनका मोरालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सो अपने आप को, चाहे आप हिपोक्रेटिक बने, चाहे आप फिकल बने, आप ग्रीडी बने, कुछ भी करें, आपको
जस्ट अपनी पावर जो है उसको इन्हेंस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम जो प्रिंस करना चाहेगा, लेकिन रिलीजन अगर पॉलिटिक्स के अंदर दाखिल होता है तो रिलीजन उसको रोकेगा वो काम करने से। अगर वो इमोरल काम करने पड़ते हैं तो रिलीजन इंटरफेयर करेगा और उसको ये गलत काम करने से रोकेगा। डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी आर द रियलिटी इन दी वर्ल्ड। उसने कहा कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं मोरालिटी के, ये एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर। दुनिया के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। धोखा, फ्रेब, ये सारा कुछ। प्रिंस को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। यूज रिलीजन फॉर हिज ओन पर्पज। बल्कि आप एक तो रिलीजन को सेपरेट करें पॉलिटिक्स से, दूसरा अगर रिलीजन की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो रिलीजन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। ये सारा कुछ कहना है मैकियावेली का। इसलिए इसको द फादर ऑफ इवल्स, मैंने पहले ही कहा कि ये फादर ऑफ इवल्स है, क्योंकि दुनिया के अंदर इसने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया। और आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया इसी कानून के ऊपर चल रही है। कोई अपने रिलीजन को, कोई अपनी मोरालिटी को, एथिक्स को सबने साइड पर रखा है और अपने अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं उसको परसू कर रहा है। अपनी कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं उसको परसू कर रहा है। पीस विल ओनली पॉसिबल टू सेपरेट द चर्च फ्रॉम पॉलिटिक्स। अगर कहता है आप दुनिया में अपनी स्टेट के अंदर अमन लाना चाहते हैं तो आपको लाजमी चर्च को सेपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि तब यूरोप के अंदर, क्योंकि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में लड़ रहे थे, आपस में अपनी मर्जी के फतवे ले लेना। यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि जब किसी को वोट देने की बारी आती है, मैंने कि एक ठेकेदार, दीन के जो ठेकेदार हैं, उन्हें ये तक कहा कि अगर आप उनको वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके लिए हराम है आपका वोट देना, आप एतकाफ़ से उठते हैं। अगर हमारे लिए आप एतकाफ़ छोड़कर भी वोट देते हैं तो वो जायज़ होगा। सो इस तरह के जो मुल्ले थे वो तब भी उनके यूरोप के अंदर भी थे। इट इज़ डबल प्लेयर टू दी डिसीव द डिसीवर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। अगर हम दुनिया को देखें, यूएस को, अगर उसका यूक्रेन और रशिया के बारे में उनका जो एक ओपिनियन है वो देखें, जब यूक्रेनियंस पत्थरों से, गन से रशिया के खिलाफ लड़ते हैं तो दुनिया की सुपर पावर्स उनको कहती हैं दीज आर फाइटर्स। लेकिन वही अगर लोग पैलेस्टीनियन हों, वो एक रियासत के खिलाफ डंडों से, पत्थरों से उनके ऊपर अटैक करें, उनको उनके आगे रिटेलिएट करें, तो उनको वो टेररिस्ट कहते हैं। सो दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी इन द वर्ल्ड। सो ये एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा जो थ्रेट वो कहता है अलीट। एक कंट्री की जो अलीट क्लास है वो कहता है आपकी स्टेट के लिए खतरनाक हो सकती है, एक स्टेट के लिए थ्रेट है, एक प्रिंस के लिए थ्रेट हो सकती है कि उसकी जो मुल्क की जो अलीट क्लास है, क्योंकि वो सबसे वो क्लोजेस्ट होगी प्रिंस के, वो अच्छी तरह जानती है प्रिंस की वीकनेसेस क्या हैं, प्रिंस की एक रियासत के प्रेसिडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वो अच्छी तरह जानते हैं ये सब। सो वो कहता है सबसे जो तीसरा थ्रेट हो सकता है वो है उसकी अलीट क्लास। सो कीप देयर एम्बिशंस अंडर कंट्रोल एंड क्रश देम। कहता है कि उनकी जो एम्बिशंस होती हैं एक दूसरे को गिरा कर खुद पॉलिटिक्स में, खुद सियासत में आए, खुद पावर में आए, उनकी ये जो एम्बिशंस हैं उनको पहले ही आप अंडर कंट्रोल करें। यहाँ तो उनको उनसे लव करें या लव देम एंड क्रश देम, इनको इतना ज़्यादा क्रश कर दें कि उनको दोबारा कभी मौका ना मिले कि आपके ख़िलाफ़ जो साजिशें करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं आपके पावर को गिराने की, आपकी स्टेट को नुकसान पहुंचाने की, उनको इस कदर क्रश कर दो कि वो दोबारा उनकी हिम्मत ना हो कि आपके ऊपर हाथ डालें। थर्डली, बी क्रूवल एंड ब्रूटल ब्रेकिंग प्रोमिसेस। वो कहता है कि जितना भी आपको क्रूवल बनना पड़े आप सब कुछ करें। ब्रेकिंग लॉज, ब्रेकिंग प्रोमिसेस, झूठे वादे करें, झूठे वादों को तोड़ें, आप जो मर्जी करें, इनको क्रश करें और अपनी स्टेट को प्रिजर्व करें। नेक्स्ट, द लाइन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वुल्व्स। वो कहता है कि एक जो लाइन है वो एक ट्रैप से नहीं बच सकता और जो फॉक्स है वो अपने आप को
वुल्फ से नहीं बचा सकती। सो वन मस्ट बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स एंड अ लायन टू फ्राइटन वुल्व्स। कहता है एक इंसान को तेज, चतुर, चालाक, शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ताकि वो ट्रैप्स को भी उसको रिकग्नाइज कर सके और अपने आप को वुल्फ से भी बचा सके। एक रियासत के जो प्रिंस हैं उनको इस तरह चतुर चालाक होना चाहिए। सो अपनी रियासत को बचाने के लिए वो हर काम करे। प्रिंस कैन यूज ऑल टाइप्स ऑफ इवल मीन्स लाइक चीटिंग, मर्डर, लाइंग, डिसीविंग एक्सेट्रा फॉर ऑल दैट द पर्पस शुड बी प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेट। अपने आप को उसको चाहे लोगों को चीटिंग करनी पड़े, मर्डर करना पड़े, लोगों का धोखा देना पड़े, जो भी करे, अपनी स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। नंबर 4 है कॉमन पीपल। कॉमन पीपल वो कहता है कि ये भी एक रियासत के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। एक रियासत के प्रिंस के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये भी थ्रेट हो सकते हैं। सबसे पहले वो सोल्यूशन बताता है कि प्रिंस शुड फुलफिल ऑल देयर नीड्स एंड टेक केयर एंड सेटिस्फाई देयर द पीपल। अपने लोगों को खुश रखना चाहिए, उनकी नीड्स जो हैं उनको पूरा करना चाहिए, उनको हर तरह से लुक आफ्टर करना चाहिए। सो प्रिंस शुड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड फैमिली ऑफ द कॉमन मैन। एक प्रिंस को कभी नहीं चाहिए कि एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की उसको, उसके प्रॉपर्टी को वो अटैक करे, या उसकी पर्सनल जो फैमिली है उसको कभी अटैक नहीं करना चाहिए। इन दो चीज़ों से प्रिंस को बचना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन पीपल है, अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी फैमिली के ऊपर अटैक किए जाए तो वो कभी भी वो कंप्रोमाइज नहीं करता, वो रिटेलिएट लाजमी करता है उसके ऊपर। सो एक प्रिंस को चाहिए कि इन दो चीज़ों को कभी कभी भी गलती ना करे कि इनको वो छेड़ें, ताकि उसकी जो आवाम है उसको रिटेलिएट करे। पीपल कैन रेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिससे लोग उसकी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हो जाएं, वो प्रोटेस्ट करें, रेबेलियन हो जाएं। सो प्रिंस को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू बी फियर देन लव्ड इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ। अगर एक प्रिंस के लिए बेहतर ये है कि वो लोग उनसे डरें, ना कि उससे प्यार करें, क्योंकि वो कहता है कि प्यार जो है वो परमानेंट नहीं है, प्यार वो टेम्परेरी है, लेकिन जो हेट है, जो फियर है, वो परमानेंट रहता है। सो अपने लोगों के दिलों में प्यार की बजाय वो नफरत पैदा करें, उनके अंदर वो खौफ पैदा करें, ताकि उनके जो लोग हैं वो रियासत के खिलाफ ना उठ खड़े हो सकें। जैसा कि हम डिफरेंट कंट्रीज में देखते हैं कि रियासत, अब जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो रियासत उनको बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी के ज़रिए बहुत ज़्यादा मारती भी है, वो कत्ल भी होते हैं, सारा कुछ करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मॉब को कंट्रोल करने के लिए, एक बड़ी मुश्किल से बचने के लिए छोटी मुश्किल को वो कंट्रोल कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड प्रिंस शुड बी बेस्ड ऑन फियर। प्रिंस कैन डू स्मॉल वायलेंस। कहता है कि छोटी छोटी जो वायलेंस है प्रिंस को वो सूट करती हैं, डिजर्व करती हैं, कि वो किसी कंट्री के अंदर बड़ी वायलेंस होने से बचाने के लिए वो छोटी छोटी जो वायलेंस है वो करे। आगे ये पिक्चर के अंदर, गेट समवन एल्स टू डू योर डर्टी वर्क। कहता है प्रिंस को अपने गंदे काम करवाने के लिए किसी तीसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है अगर, तो वो ले, लेकिन बाद में देन एग्जीक्यूट देम टू गेट सिंपैथी ऑफ द पॉपुलेशन। एक अपने बुरे काम करने के लिए एक तो पहले लोगों को हायर करे, बाद में उन्हीं को मार के पॉपुलेशन के दिलों में, लोगों के दिलों में अपने लिए सिंपैथी पैदा करे कि ये तो बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा हमारे साथ हमारा एहसास करता है, ये जुर्म को ख़त्म करता है। इवन के जिसको उसने हायर किया था पहले लोगों को उनको मारने के लिए या बुरे काम करने के लिए, वो भी उसी का आदमी था। सो इस तरह की जो हमदर्दियां समेटने के लिए वो कहता है कि अगर प्रिंस को जो भी करना पड़े वो उसको इजाज़त है, वो कर सकता है। नंबर 5 है नेबरिंग स्टेट्स। क्योंकि उस वक्त जो हालात थे, जो कि हमने पहली 4 थ्रेट्स आपको बताए, वो सारे कुछ एक इटली के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। और जो लास्ट पे है नंबर 5, नेबरिंग स्टेट का जो एक बहुत बड़ा थ्रेट था उस वक्त भी, क्योंकि जब आपस में लोग, आपस की जो स्टेट्स हैं वो आपस में लड़ रहे थे,
तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बाहर वाली स्टेट्स को मौका मिलता है कि वो उसके ऊपर झपटें और उसका जो सिस्टम है उसको तबाह करें। सो उससे एक प्रिंस को चाहिए, अ प्रिंस ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वॉर, एक प्रिंस को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। बिफोर द वॉर थिंक अबाउट द वॉर। अगर प्रिंस की जो स्टेट है, उसके लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, पीस में भी, इवन कि वो कहता है पीस में भी एक प्रिंस को वॉर के बारे में तैयारी करनी चाहिए, वॉर के बारे में सोचना चाहिए। ऑब्वियसली जब एक जंग लगी होती है उसके बारे में, उसके दरमियान तो एक रियासत का जो पूरी रियासत है, पूरी रियासत की जो मशीनरी है, प्रिंस है, वो सारे जंग के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन प्रिंस कहता है अपनी बुक के अंदर मैकियावेली कि एक प्रिंस को चाहिए, रियासत का जो करता धरता है उसको ये चाहिए कि जब वो अमन के अंदर हो तब भी जंग के बारे में ही सोचना चाहिए, ताकि आपका जो ये थ्रेट है नेबरिंग कंट्री का, उससे आपको अपनी रियासत को आप बचा सकें। अ प्रिंस शुड नॉट बी विर्च्यू बट इफेक्टिव। एक इंसान को, एक प्रिंस को अच्छा होने की बजाय एक इफेक्टिव होना चाहिए कि किस तरह उसने अपने गोल को फोकस करना है और अपना जो मकसद है एट द एंड अपनी रियासत को बचाने का, वो पूरा करना चाहिए, बजाय इसके कि वो अच्छा बने लोगों के सामने। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो लोगों के सामने अच्छा बने, उसको इफेक्टिव होना चाहिए। उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसका सही जो इस्तेमाल है, अच्छी जो यूटिलाइजेशन है उसको वो करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ मर्सनरी आर्म्स ट्रेंड सिटीजन आर्मी टू प्रोटेक्ट द स्टेट। लास्ट में वो कहता है कि एक रियासत को बचाने के लिए जो प्रिंस को चाहिए कि अपना जो किराए के जो उसके सोल्जर्स होते हैं उनको कभी नहीं ट्रेन करना चाहिए, बल्कि उसको अपनी आर्मी खड़ी करनी चाहिए। क्योंकि जो अपनी जो सिटीजन होते हैं, जो अपने सोल्जर्स होते हैं पर्सनल एक कंट्री के, वो कंट्री को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और उसके लिए लड़ने मरने तक तैयार होते हैं। लेकिन जो किराए के सोल्जर्स होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। सो उनको जो किराए के जो सोल्जर्स हैं, किराए की जो आर्मी है, उनको कभी भी उनके ऊपर एतबार नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने पर्सनल सोल्जर्स तैयार करें। चार्ज द आर्मी एवरी टाइम इमोशनली एंड रिलीजियसली। जो अपनी आर्मी है उसको हमेशा उसको चार्ज रखें इमोशनली, रिलीजियसली। रिलीजन की बेस पे उसको रिलीजन की बेस पे उसको इमोशनल ब्लैकमेल करें, उसको इमोशनली हर लिहाज से ब्लैकमेल करें कि हर लिहाज से वो अपनी स्टेट के लिए हर वक्त तैयार रहे कि उसको प्रिजर्व करना है। एंड जस्टिफाई द मीन्स। इस लाइन को अच्छी तरह देख ले, ये मैकियावेली की फेमस कोटेशन है, एंड जस्टिफाई द मीन, कि एंड डिसाइड करेगा कि आपके जो मीन्स हैं वो कैसे हैं, वो इलीगल हैं या लीगल हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। वो कहता है अगर आपने सारा कुछ, आपने लोगों को धोखा दिया, आपने कत्लो गारत किया, आपने जुल्म किया, आपने वॉर छेड़ दी किसी के खिलाफ, ये सारा कुछ अगर करने का मकसद अपनी रियासत को प्रिजर्व करना है तो ये जस्टिफाइबल है। आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।